हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया हो? डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने आईआरसीसी के आईएएस कोड 456 हमारा जो है हम सब लोग जानते हैं। आईएएस 456 2000 ये सभी लोग जानते हैं कि भाई हमारा कंक्रीट का कोड आरसीसी कोड है। देखिए, इस कोड के अकॉर्डिंग हमने काफ़ी जानकारी ले ली है। वैसे बहुत सारी जानकारी लेनी बाकी भी है और बहुत सारी नॉलेज हमने ले भी ली है। मैंने बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से आपको बताए हैं पिछले पार्ट 3 में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट हो चुके हैं और बेसिक जानकारी थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको डिलीवर किया है जो इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 आज जो होने वाला है, इस पर मैं आज आपको बताऊंगा कि 2 पार्ट में जब हमने आरसीसी को डाला था पिछली क्लास में, आपको याद होगा अगर आपने पिछले पार्ट को फॉलो करते आ रहे हो, तो आरसीसी मैंने कहा था कि एक होता है आपका स्टील और दूसरा है प्लस करके इसमें कंक्रीट। मतलब इन दोनों चीज़ों को मिला के ही तो बनता है आरसीसी। हमने पूरी कंप्लीट आपको जानकारी एक तरह से दे चुके हैं कि स्टील में कितनी मतलब कि कितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। आरसीसी के स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको स्टील की कंप्लीट जानकारी चाहिए। स्टील स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टील दैट मीन्स रेनफोर्समेंट दैट मीन्स सरिया जो आप मार्केट से लाते हैं क्विंटल में, जिसका मेजरमेंट क्विंटल में चलता है, ठीक है ना। तो उस बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पिछली क्लास में आपको याद होगा तो मैंने आपको स्टील के काफ़ी सारे नॉलेज दे दिया है, जिसमें कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी भी दिखाई थी, जिसमें कि आपको याद होगा कि मैंने उसके बाद स्टील के जो ग्रेड हैं उनके बारे में डिफाइन किया था, है ना। HYSD और आपका माइल्ड स्टील हो गया या TMT बार हो गया, सब तमाम जानकारी दी थी, है ना। नेक्स्ट हमारी जो कहानी है डियर, एक्चुअली में नेक्स्ट जो कहानी है वो आज आपकी होने वाली है किस पे? माइल्ड स्टील से रिलेटेड कुछ बातें, स्टील से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे कि क्रैक विड्थ वाला फॉर्मूला, और क्रैक विड्थ जितना बताया आपको वो याद रखना। इफेक्टिव कवर का कॉन्सेप्ट जो बताया उसको भी याद रखना। क्लियर स्पेसिंग का जो कॉन्सेप्ट बताया पिछले क्लासों में उसको भी ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ थोड़ा एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं ये बात तो कि 3 तरह के ग्रेड पढ़े हमने। एक होता था FE 250, ध्यान से देखना, और एक होता था आपका FE 415 और एक होता था FE 500। 3 बातें हमने सीखी थी, ध्यान से देखते रहिएगा। हम इसको कहते थे सर ये माइल्ड स्टील, ये दोनों हम जानते हैं ऑब्वियसली कि ये क्या है, HYSD है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार है। HYSD बार इसको कहा जाता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको या तो माइल्ड स्टील कहो, कई दफ़ा बता दिया इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा इसमें। माइल्ड स्टील कहो इसको या प्लेन बार कहो, आप क्या कहो, प्लेन बार कहो, है ना। इसको माइल्ड स्टील कहो या प्लेन बार कहो, आपकी मर्जी है, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन सवाल कुछ और है हमारा, सवाल कुछ और है डियर स्टूडेंट। सवाल क्या है कि 2 बातें थी कि एक आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ आता है, एक यील्ड स्ट्रेंथ आता है। मैं आपसे पूछता हूं कि जब मैं FE 250 की बात करूं तो ये 250 क्या है यहाँ पर, तो हम तुरंत कहते थे कि सर यहाँ पर ये जो 250 है इसका मतलब यील्ड स्ट्रेंथ होता है। मैं कहूँ FY 250 का मतलब है यील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm²। दैट मीन्स 250 MPa, 1 मेगा पास्कल या 1 MPa, दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm²। तो आप कह सकते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस माइल्ड स्टील, दिस इज द 250 न्यूटन पर mm²। यस और नॉट? पिछली कई दफ़ा मैंने आपको बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के कॉन्सेप्ट में भी कई दफ़ा बता रखा है कि कोई भी स्टील के लिए, खासकर माइल्ड स्टील का आपको ज्ञान होगा, माइल्ड स्टील का कर्व जो है कुछ ऐसे बनता है बाल को, ऐसा ये बनता था माइल्ड स्टील का कर्व। याद है कुछ आपको? ये माइल्ड स्टील का कर्व बनता था। यहाँ पर हम इसको कहते थे अल्टीमेट स्ट्रेंथ, FU कह देता हूँ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यहाँ पर हम इसको कहते थे जहाँ से यील्डिंग स्टार्ट होती थी, इसको मैं कहता था FY, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर साफ तरीके से आपको दिख रहा है कि जो आपका FY है ये यील्ड स्ट्रेंथ है और जो आपका FU है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। आपको याद होगा जैसे हम स्टील के जब हम कनेक्शन पढ़ते थे, स्टील स्ट्रक्चर से जोड़ रहा हूँ, हम पढ़ते थे, आपको याद होगा कि कोई आपका 4.6 ग्रेड का बोर्ड होगा, मैं ऐसा लिखता था 4.6 ग्रेड का बोर्ड होगा कोई, या कोई ग्रेड का स्टील है, ऐसा लिखता जाता है। इसका मतलब यहीं से पता लग जाता था कि सर यहाँ पर 4 × 100 करते थे हम, ये बोल्ट है कोई, बोल्ट समझते हो आप,
रिवेट, बोल्ट, याद है ना स्टील स्ट्रक्चर में जब हम पढ़ते थे कनेक्शन, तो यहीं पर 4 × 100 करते थे तो ये आ जाता आपका 400 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आता था, FUB लिखते थे वहाँ पर। ऐसे ही मैं कहता था कि सर 0.6 जो बचा तो ये 0.6 का मल्टीप्लाई जो यहाँ से 400 आया मल्टीप्लाई करते थे तो 240 जो आता था इसमें 240, तो ये 240 MPa जो आता था ये यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट आता था, है ना। तो ये तरीका था एक्चुअली में निकालने का, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको लिखाऊंगा यहाँ पर कि जब हम माइल्ड स्टील की या HYSD में कंपैरिजन करते हैं तो डियर स्टूडेंट ये सारी बातें जो लिखी है ना, मैं इसको मैं बार बार अब इस पर फोकस नहीं कर, वो फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर रहा। देखो 250 है यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द माइल्ड स्टील बार, 415 है तो इसका मतलब FY क्या है 415 इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है। मैं कहूँगा कि 500 क्या है तो हम कहेंगे कि इस ग्रेड का Fe 500 ग्रेड का यील्ड स्ट्रेंथ है। लेकिन सवाल यह है कि मैं अगर आपसे पूछता हूं कि सर बताइएगा इस ग्रेड का और इस ग्रेड का अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो डियर स्टूडेंट यहां पर इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाता है 412 MPa या मेगा पास्कल लिखो या न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये मैं क्या लिख रहा हूं सर, ये लिख रहे हैं आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ये चीजें कई लोगों को पता नहीं रहता, तो ये डायरेक्टली रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद करेंगे। 412 हम कहेंगे कि सर ये कितना होगा, तो ये होगा आपका 485 485 MPa, तो ये हो जाता है आपका 485 MPa। दोस्तों मैं कहूँगा Fe 500 का कितना होगा, तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 445 445 MPa। ये कुछ बातें हैं जो कि कई लोगों को पता नहीं रहती, लेकिन अगर पूछ लिया तो भाई जवाब जरूर दे के आएगा। तो ये बातें थी आपकी 485 545 सही कर देना इसको 545 4545। अब ठीक है 545, ठीक है, इतनी जानकारी मैंने दे दी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी कहानी समझ आई, क्लियर है यहाँ तक? यस स्टूडेंट, अभी तक मैं जितनी भी आपको जानकारी दे रहा था स्टील के बिहाफ पर दे रहा था, बहुत सारी जानकारी आप स्टील की ले चुके हैं। हम कुछ बातें करेंगे स्टार्ट कंक्रीट की। अब हम स्टार्ट करेंगे कंक्रीट के और साथ ही साथ कंक्रीट के IS कोड को पढ़ने की। अब आपको मैं यहाँ पर टेस्टिंग नहीं पढ़ाऊँगा, टेस्टिंग के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर UKPSC JEE इंटरव्यू की क्लासेस का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप कंक्रीट की टेस्टिंग को जरूर पढ़ें, सीमेंट की पढ़ें, ब्रिक की पढ़ें, एग्रीगेट की पढ़ें, इवन आपका विटामिन का पढ़ें। तो इतनी पढ़ के जाओगे तो अच्छा रहेगा, अपना नोट्स बना लो, अभी समय है। तो ये बात सच हो गई भैया कि यील्ड स्ट्रेंथ तो ये थी आपके, जैसे 250 का एग्जांपल लूँ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा ही है, देख रहे हैं आप 412 तक इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी आ जाती है, उसके बाद फेलियर होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट कंक्रीट की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कंक्रीट। और कंक्रीट तो एक पेस्ट है भाई, वही समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कंक्रीट एक पेस्ट है। और कंक्रीट क्या है? एक पेस्ट है किन किन चीज़ों का हमको पता है कि सर सीमेंट का प्लस, हमेशा मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइन एग्रीगेट का। एग्रीगेट मतलब वही है ना, एग्रीगेट आप जानते हैं, क्रश स्टोन, फाइन एग्रीगेट प्लस रूढ़ी, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कोर्स एग्रीगेट। वेरी गुड। तो ये तीन चीज़ों का मिलावा है, प्लस इसमें पानी मिलाएंगे तो काम हो जाएगा। अब सवाल ये होता है कि हमको पढ़ना क्या क्या है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस जाना है तो एक M5 पे चले जाना, M7.5 पर चले जाना, M10 पे चले जाना, M15 पर चले जाना, M20 पर जाना और M25 पे जाना, बस इतना ही है। इतना ही आप याद कर लो तो काम हो जाएगा, बस इतना ही याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा ना आपको खोपड़ी घुमानी है। और इसको याद कैसे रहेंगे? इसको CF और C से याद रखेंगे। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हुज डिप्लीट दी ओजोन लेयर। आप जानते हैं क्या? भले यहाँ पर CFC गैस का कोई संबंध नहीं है, लेकिन याद करने के लिए, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं इस C को यहाँ लग देते हैं और इस F को यहाँ ला देते हैं और ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है। ऐसे इंजीनियर बनोगे तो आप क्या करेंगे, ऐसा कभी मत करना इंटरचेंज, क्योंकि ये जो बीच वाला रेशियो है ये फाइन एग्रीगेट का है और यहाँ पर ये वाला कोर्स एग्रीगेट का। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको याद करने के लिए कहा है, कभी ये भूलना मत ऐसी चीज़ को, ठीक है।
अब M5 कभी आपसे पूछा जाए तो M5 की बातें जब होंगी तो M5 होता है डियर स्टूडेंट 1 रेशियो, बार बार नहीं कहूँगा, 1 रेशियो 4 रेशियो 8। इसका मतलब 4 क्या है, फाइन एग्रीगेट, सी सीमेंट है, वो 8 आपका जो है कोर्स एग्रीगेट। मतलब कि एक बैग अगर आप सीमेंट डाल रहे हो 50 किलोग्राम का, तो आपके 4 बैग आपके लगेंगे उसी बैग से 50 किलोग्राम का बैग है, मतलब कि उसी बैग से आप क्या करोगे, फाइन एग्रीगेट 4 डालोगे और उसी बैग से या उसी स्पेसमेन से आप क्या करोगे, उससे सैंपल से उसी तरीके से आप 8 बैग क्या लोगे, कोर्स एग्रीगेट के लोगे। 7.5 की बात करते हैं। 7.5 में सीधे ये नहीं, ये वाला आपका 1 5 10 था, 1 5 और 10 कर दो इसको, 1 5 10। यहाँ पर हो जाता है 1 रेशियो 4 रेशियो 8 दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं M10 का विद्यार्थियों, ये आपका हो जाता है 1 रेशियो 3 रेशियो 6। याद भी होगा, याद होना भी चाहिए यार, इंटरव्यू देने जा रहे हो आप। तो M15 की बात करते हैं तो 1 रेशियो आपका 2 रेशियो और 4 हो जाता है 1 2 का 4। M20 की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड तो यही है, 1 रेशियो और 1.5 आपका कहलाता है यहाँ पर, 1 रेशियो 1.5 रेशियो, मतलब 1.5 कह सकते हैं, और 3 हो जाता है। M20 की बात करें तो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो और 2 हो जाता है। तो मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ क्या है, कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं पर कोई बताने की मुझे ज़रूरत है। समझ गए बात को? अरे बताओ जल्दी से बोलो, समझ गए? 1 5 10 1 4 2 1 3 6। अब देखो यहाँ पर IS कोड जो कहता है, एज पर IS कोड, एज पर IS 456, हम सब लोग तो जानते हैं ये 1978 में लास्ट डिवीजन हुआ था। एज पर IS कोड 1978, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड यूज्ड इन RCC वर्क। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे 1978 का कोड पूछे, अगर के अकॉर्डिंग पूछे, तो उस टाइम पर जो ग्रेड था मिनिमम वो था M15। याद रखेंगे क्या? बिल्कुल याद रखेंगे, काहे नहीं रखेंगे। तो M15, अच्छा मिनिमम का मतलब ये है, ध्यान से देखते रहना, मिनिमम का मतलब ये है कि आप इससे कम ग्रेड करते हो अगर यूज, तो कोड कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लेते हैं कि आप कोई RCC का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई कॉलम बना रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई बीम बना रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई स्लैब बना रहे हैं, और उस दौरान की मैं बात कर रहा हूं जब 78 में रिवीजन हुआ था। 456 वही है, कंक्रीट का कोड 456 है, लेकिन सन जो है बदलते जाते हैं जब जब ये लास्ट डिवीजन हुआ होगा इसमें, या अमेंडमेंट हुआ होगा। तो 1978 के अकॉर्डिंग ये मिनिमम ग्रेड यही था, कोई भी RCC का वर्क करते हैं तो मिनिमम आपको M15 करना है, इससे नीचे नहीं जाना है, लेकिन 15 तक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वह क्या होगा, हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथेबल मटेरियल, या हम देखेंगे बाइंड अप मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट है। अब यहीं पर देखो, इसी से कंपैरिजन करो, जैसे कि M5 है, एक बैग सीमेंट के साथ 10 बैग आपके कोर्स एग्रीगेट लग रहे हैं, यहीं पर एक बैग सीमेंट के साथ आपके केवल 2 बैग लग रहे हैं कोर्स एग्रीगेट। इनडायरेक्टली सीमेंट की क्वांटिटी कहाँ पर ज़्यादा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ज़्यादा है। तो जहाँ पर सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा, वहाँ पर मजबूती ज़्यादा। भले ये बात सच है, श्रिंकेज थोड़ा ज़्यादा होता है, उस पर भी आऊँगा आगे, लेकिन स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि यही है एकमात्र, कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। तो स्ट्रेंथ बढ़ गया, हुआ क्या होगा कि M15 मिनिमम मान के, कोर्ट ने जो लिमिट लिखी है M15 मिनिमम मान के, हो सकता है कि कुछ क्रैकिंग आए होंगे, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया या फेलियर हुए होंगे, तो कोर्ट ने उस चीज़ को बढ़ाया है कि मिनिमम अब M15 ना बेटा अब 20 करो। तो यहाँ पर क्या हुआ बाद में, एज पर IS 456 2000 में जब इसका रिवीजन हुआ, सन 2000, तो उस दौरान जो मिनिमम ग्रेड हुआ डियर स्टूडेंट ये M20 हो गया। मिनिमम ग्रेड यूज्ड इन एनी RCC वर्क दैट विल बी M20 ग्रेड। तो ये आपके पूछे जाते हैं, अगर कभी जीवन में ध्यान रखिएगा, कभी कुछ बोला नहीं गया है, वो आप रिटर्न एग्जाम में बैठे हैं या इंटरव्यू में बोला जाए कि बता भाई मिनिमम ग्रेड कौन सा यूज करोगे, RCC का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, RCC का रिटर्निंग वॉल बना रहे हैं, RCC का वाटर टैंक RCC का तुम्हारा कोई भी ऑर्डिनरी सिचुएशन की बात हो रही है। वैसे तो कल मैंने आपको एक्सपोजर बताया है कि माइल्ड सिचुएशन, अलग से अलग सिचुएशन। खैर, तो ये बात हो गई आपकी M20 की, ठीक है ना, ये बात हो गई डियर स्टूडेंट M20 की। अब मैं आपको थोड़ा सा इस टेबल को थोड़ा बताऊंगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
कल मैंने आपको बताया भी था ये, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें शायद वहाँ पर साउंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इस वजह से शायद गड़बड़ हुआ था। मैंने बताया था वैसे, ये टेबल ना आपको बता रखी है, ये वाली टेबल मैंने आपको बता रखी है वैसे, लेकिन साउंड की वजह से न मैं ये नहीं बताया था, सीमेंट नहीं बताया था, लेकिन ये बता रखे थे ग्रेड आपको कौन से करना है यूज। खैर कोई बात नहीं, इधर देखते रहो आप। ठीक है। हाँ, अब देखना डियर स्टूडेंट, इस टेबल को देखना ध्यान से, क्योंकि टेबल बहुत ज़रूरी है ये, इस टेबल को देखना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो टेबल है आपकी IS कोड 456/2000 की, इस टेबल को मद्देनजर रखते हुए आप बढ़िया से इसको बढ़िया अब अपने इसमें लिख दो, नोट्स में लिख दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। इसमें मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दे रही है, इसमें कोई भटकने की जरूरत ही नहीं है आपको इधर उधर कहीं, इसमें कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। सबसे पहले एक्सपोजर का मतलब होता है वेदरिंग कंडीशन या आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले आता है डियर स्टूडेंट माइल्ड कंडीशन। माइल्ड का मतलब होता है ऑर्डिनरी सिचुएशन, ऑर्डिनरी नॉर्मल सिचुएशन, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनरी नॉर्मल सिचुएशन। अब आते हैं मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या थॉविंग। फ्रीजिंग एंड थॉविंग का मतलब है डियर स्टूडेंट कि ऐसी सिचुएशन या ऐसा एक्सपोजर जहां पर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसा एक्सपोजर जहां पर स्ट्रक्चर बनाए और आपको क्या देखने को मिल रहा है इस एक्सपोजर में कि सडनली टेम्परेचर गिर भी सकता है, जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग, और सडनली टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, उसको बोलते हैं थॉविंग। तो इस सिचुएशन के लिए क्या काम होगा उसको समझना है। सीवियर कंडीशन से जुड़ी भी कुछ बातें डियर स्टूडेंट पिछली क्लास में बता तो रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं थी उसमें, कोई बात नहीं, यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ। सीवियर सिचुएशन की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट ना, तो सीवियर का मतलब होता है कि आपका डीप्ड इन सी वाटर, क्या होता है, डीप इन सी वाटर, सी वाटर में डीप हो रखा है। तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तुम्हारा वाटर टैंक इसी के लिए डिजाइन होता है, वाटर टैंक इसी एक्सपोजर के लिए इंपॉर्टेंट आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डियर स्टूडेंट ये वाटर टैंक आता है इसमें सीवियर वाला। वेरी सीवियर की हम बात करें तो डियर स्टूडेंट आपका वाटर स्प्रे होता है, सी वाटर स्प्रे, सी वाटर स्प्रे का अगर आपका हो रहा है किसी स्ट्रक्चर में, जैसे बंदरगाह पोर्ट वगैरह बनाते हैं तो उस दौरान, ठीक है ना। एक्सट्रीम कंडीशन जो होता है टाइडल, ज्वार भाटा जो होता है, लहरें समुद्र की, तो वो बार बार स्ट्राइक कर रही है किसी स्ट्रक्चर को, तो ये सिचुएशन है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमें वाटर सीमेंट रेशियो भी देखना है। वाटर सीमेंट रेशियो आपका वेट के हिसाब से चलता है, वाटर टू सीमेंट रेशियो। भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सीमेंट और वाटर का रेशियो कितना रखना है, उसी के हिसाब से हमारी कंसिस्टेंसी और पेस्ट बनती है सीमेंट कंक्रीट की। तो सबसे पहले आते हैं डियर स्टूडेंट माइल्ड एक्सपोजर के लिए, तो आपका 1 मीटर क्यूब में, वॉल्यूम समझते हो, वॉल्यूम समझते हो ना, तो 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना सीमेंट लगता है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, पीसीसी की, यहाँ पर ये जो कॉलम है ये है प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, और यहाँ पर जो कॉलम है इधर आपका है आरसीसी का, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। और आप तो जानते हैं दोनों की सिचुएशन अलग है, एक पीसीसी है एक है आरसीसी। पीसीसी की बात करते हैं सबसे पहले डियर स्टूडेंट, टेबल को याद रखो, 220 रखना है आपको 1 मीटर क्यूब में, मॉडरेट में रखना है 240, सीवियर कंडीशन आपका रखना है जैसे कि वाटर टैंक या कोई भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर कोई भी होगा, जैसे वाटर टैंक हो गया एग्जांपल के लिए, तो आपका मिनिमम जो कंक्रीट रखना है ये रखना है, ये मिनिमम कंक्रीट है, मतलब सॉरी मिनिमम सीमेंट है, सीमेंट की क्वांटिटी इतना रखना ही है, 250 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब में सीमेंट रखना ही मिनिमम है। वेरी सीवियर के लिए 260 और इसके लिए एक्सट्रीम के लिए 280। वाटर सीमेंट रेशियो 0.60 बेटा, इसके लिए सेम है 0.50, 0.45, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला जो है ना, ठीक है ना, वाटर सीमेंट रेशियो सारे याद कर लो। उसके बाद आते हैं पीसीसी, अगर आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट बन रहा है तो आपका इसके लिए कोई ग्रेड डिफाइन नहीं किया है, माइल्ड सिचुएशन के लिए आप इससे नीचे जा सकते हो, मतलब ये कहने का मतलब हो सकता है इसमें पीसीसी में आप M10 भी बना सकते हो, 10 तो नहीं बना सकते, जनरली हम M15 ही रखते हैं उसमें भी, बट कोई डिफाइन नहीं किया गया यहाँ पर। मॉडरेट के लिए M15 डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पर M20 आपका मिनिमम ग्रेड पीसीसी के लिए होता है M15 पीसीसी के लिए। उसके बाद सीवियर के लिए M20 हो जाएगा, अगेन वेरी सीवियर के लिए भी M20 है, और मैक्सिमम आपका एक्सट्रीम कंडीशन के लिए भी M25 ही कहता है पीसीसी के कंडीशन में, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम आते हैं रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में, यहाँ पर जब हम आते हैं
तो बालकों सबसे पहले मिनिमम सीमेंट 300 का लगेगा, आरसीसी में सीमेंट ज़्यादा लगता है थोड़ा, 300 लगेगा, 300 लगेगा, अगेन 320 लगेगा सीवियर के लिए। माइल्ड और मॉडरेट दोनों के लिए 300 लगता है, जब सीवियर में आते हैं तो 320, 340 हो जाएगा, फिर वेरी सीवियर में 360 हो जाएगा। तो इसको एक बार देखोगे ना आपको लग रहा होगा ये टेबल याद नहीं होगी सर हमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बार बार इस पर नज़र मारते रहोगे तो याद हो जाएगा और ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। तो ये आपका 0.55, 0.50, 0.45, 0.45, 0.40। उसके बाद आते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फॉर द आरसीसी वर्क मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट दैट विल बी M20, फॉर द सीवियर वर्क या फॉर द डिजाइन ऑफ द वाटर टैंक द मिनिमम ग्रेड ऑफ द स्टील दिस इज फॉर द M30। क्यों? क्योंकि उसको सीवियर के हिसाब से डिजाइन करते हैं। आपको क्लियर कवर भी बोला जाता है, क्लियर कवर इसमें मैंने कल बता दिया था आपको, यहाँ पर नहीं लिखा है क्लियर कवर, वैसे भी तो जानते हैं, यहाँ मैंने कल भी लिखाया था आपको कि माइल्ड के लिए आपको कितना रखना है, कल भी बताया था आपको 20। अरे कल की टेबल याद है? नहीं है, कल ही बताया था, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं हुई अभी तो, गजब करते हो पांडे जी, कल नहीं बताया था आपको। यहीं पे लिख दूं क्या? चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसको हटा दो, अभी यहीं पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखो माइल्ड के लिए आपका 20 mm का क्लियर कवर, नॉमिनल कवर मतलब क्लियर कवर, और यहाँ पर इसके लिए 35 हो जाता है, 20 35, इसके लिए हो जाता है 45, इसके लिए होता है दोस्तों वेरी सीवियर के लिए 50, और इसके लिए हो जाता है 75। तो 20 35 50, सॉरी 20 35, 20 नहीं 35 नहीं, ये 30 होता है भाई, मॉडरेट के लिए 30 हो जाएगा, 45 सीवियर के लिए, तो ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। तो चलिएगा आपका लास्ट जो है वेरी एक्सट्रीम के लिए M40 यहाँ पर लिखा है, इसको सही कर देना, M40 है ये एक्सट्रीम के लिए, और यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, और आपका वेरी सीवियर के लिए M35 है। तो इस टेबल को याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट टेबल आपकी नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। क्या होता है कि वाटर सीमेंट रेशियो या मैक्सिमम वाटर कंटेंट के हिसाब से भी क्या होता है कि जब हम बात करते हैं एग्रीगेट के साइज के हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी हमारा वाटर कंटेंट होता है, ये मैक्सिमम है। तो कभी बोला जाए कि भाई 10 mm के एग्रीगेट आप यूज कर रहे हैं, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो यहां पर आपका नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट आ गया आपका 10 mm के लिए 208 है, 20 mm के लिए 188 है, 40 mm के लिए जो है 165 है। इसको याद रखना है भाई, आपको इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी किसी भी हालत से, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ पर आते हैं हम नीचे। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं यार कि M20 का मतलब क्या होता है, M20 में M, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूँ कि आपका M20 ग्रेड है, जैसे एग्जांपल के लिए कहूँ मैं M20 है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बेसिक कि आपका M क्या होता है। वैसे M क्या बोलते हो आप बताओ सर? मिक्स हो जाता है। 20 आप किसको कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं FCK, FCK होता है, मतलब कि FCK का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो हम लेते हैं सर, ये लेते हैं हम, जैसे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसके लिए कहूँ FCK, तो ये 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या MPa आप कह सकते हैं, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये है एक्चुअली में। 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या आता है सर? हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं इसमें, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो कुछ ऐसा बनता है, ये क्वालिटी कंट्रोल जब आप पढ़ोगे कभी, तो ये आपका यहाँ पर सर ये क्या होता है कि हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ इसको FM कहते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं हम इसको FCK, है ना, ये कह दिया हमने FCK, इतना जोन मतलब ये।
अब यहाँ पर ये जो होता है हमारा कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ क्वालिटी, मतलब कि कुछ वो लिया जाएगा टॉलरेंस, और वो कितना लिया जाता है सर 1.65 या 64 भी रहता है कई किताबों में, 64 ही कर देता हूँ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कभी आपसे पूछा जाए कि एफ एम कैसे निकाला जाए, तो एफ एम इज इक्वल टू हम कहते हैं सर एफ सी के प्लस 1.65 या 64, जोन सा भी आपकी किताब में लिखा है, 65 भी रहता है 64 भी रहता है, ठीक है ना, 64 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका एक तरह का बीच का स्ट्रेंथ है ना, वो टॉलरेंस है, तो वो स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना लेना है किस ग्रेड के लिए, वो भी पूछा जाता है, ठीक है ना। करेक्ट स्ट्रेंथ क्या है डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रेंथ, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 5%। ये कहने का मतलब समझ गए, आप सरल भाषा में समझाने की कोशिश करो। अगर आपसे पूछा जाए हाउ कैन यू डिफाइन द करेक्ट स्ट्रेंथ, तो एग्जामिनर को जो है पैनल को आप सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करो कि ऐसा आपका स्ट्रेंथ, विशिष्ट सामर्थ्य इसको बोला जाता है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम कहते हैं विशिष्ट सामर्थ्य। और ये विशिष्ट कब होती है, वैसे तो है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही, अरे बालकों है तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ना, अगर आप ध्यान से देखें तो है तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात कहूं तो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच, यहां पर लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, अगर समझ आए तो अच्छी बात है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5%, 5% बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट, 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट, क्या बोला मैंने, 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट, रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ये है दोस्तों, क्या कहने का मतलब है इसका, क्या कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये कहने का मतलब है सरल सवालों में हम क्या करते थे, आप सभी लोगों को पता है, एक मोटे मोटे तौर पर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, मैंने कई दफ़ा आपको बताया है, सीटीएम मशीन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, कंप्रेशन स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, सीटीएम, इसमें ही तो हम लोड लगाते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, जब हम सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंक्रीट की बात कर रहा हूँ, तो कंक्रीट में आप जानते हैं कि उसका 150 mm का क्यूब होता था। मैं केवल मोटे मोटे तौर पर समझा रहा हूँ, अभी केवल बारीक तौर पे नहीं समझा रहा। क्यों नहीं समझा रहा, मैं बहुत मोटे मोटे तौर पर समझा रहा हूँ, क्यों नहीं समझा रहा, क्योंकि मैं टेस्टिंग वाले वीडियो में इसको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। चलिए, तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया रखा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकालते थे, पिछली क्लास नहीं, मैंने इसको टेस्टिंग वाले वीडियो में बता रखा है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मैं टेस्टिंग वाले वीडियो में बता रखा हूँ, कॉन्क्रीट पर टेस्टिंग, उसमें देख लेना आप। अभी मैं यहाँ पर आपको लिंक करवा रहा हूँ इस चीज़ों से, इससे लिंक करवा रहा हूँ आगे के लिए, इसलिए मुझे ज़रूरत है। हमने कहा था कि सीटीएम मशीन में हम क्यूब बनाते हैं, 150 mm का स्टैंडर्ड क्यूब होता है, स्टील का मॉड होता है, और उसमें हम कंक्रीट भरेंगे एक अच्छे प्रपोर्शन के साथ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिस इज इक्वल टू कंप्रेसिव लोड। और ये कंप्रेसिव लोड क्या होता है, इट इज जस्ट बिफोर द फेलियर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। निकाल दोगे क्या, मुझे नहीं लगता कि किसी को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना नहीं आया। कैसे, हम क्या करेंगे कि सीटीएम मशीन होती है, पहले बताओ मैं, मैनुअली मेथड जो होता था, ऐसे होती थी वो मशीन, ऐसे होता था, जिन लोगों के लैब में रहा होगा। और यहाँ पर हम क्या करते थे कि ये आपका प्लंजर रहता था, नीचे बेस प्लेट होती थी, और यहाँ पर इस क्यूब को लाएंगे, यहाँ पर इस क्यूब को लाओगे आप, ये क्यूब आप ला गए, ये लो, ये है वो क्यूब। इस क्यूब पर क्या करेंगे आप, जैसे जैसे राउंड अप करते जाते हो तो इसमें कंप्रेसिव लोड लगेगा डियर स्टूडेंट। अब कंप्रेसिव लोड लगेगा तो होगा क्या,
ये एक टाइम तो आएगा जिसमें फेलियर देगा ये। तो जिस टाइम पर फेलियर हुआ है जस्ट बिफोर दिस इज दैट विल बी कंप्रेसिव लोड, जिस पर फेलियर हो रहा हो। तो कंप्रेसिव लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया जस्ट बिफोर द फेलियर। तो लोड अपॉन एरिया, आप जानते हैं कि लोड इसमें न्यूटन में रहा होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया बताओ, कोई बता सकता है? अरे क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से देखो ना इसका, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा सर? क्यूब है, तो ऑब्वियसली ये भी 150, ये भी 150, तो एरिया क्या हो जाएगा? 150 गुणा 150, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाती है ये वैल्यू। तो ये देखा गया है कि जैसे मैं कहूँ कि M20 का जो नॉमिनल मिक्स है, डिजाइन मिक्स था, उसके हिसाब से आपने बनाया है, मतलब अलग अलग सैंपल बनाए। क्योंकि होता क्या है ना, आपने मान लेते हैं कि बहुत सारे सैंपल बनाए एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने अलग अलग स्पेसिमेन, अलग अलग सैंपल बनाए, एक सैंपल बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, तो हो सकता है कि किसी में क्योरिंग पूरे तरीके से ना हुई हो, किसी में कम हुई हो, किसी में ज़्यादा हुई हो, किसी में कॉम्पैक्शन ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि हर एक क्यूब सेम परफेक्शन के साथ नहीं हो सकता है। किसी में एयर वॉइड्स ज़्यादा ऑक्यूपाई हो गए, किसी में ज़्यादा, भले कोशिश हम करेंगे लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ टॉलरेंस जरूर रहेगा। हम क्या करते हैं कि सारे जितने भी हमने सैंपल बनाए M20 के बनाए, मान लेते हैं कि आपने डिजाइन मिक्स जो है M20 के हिसाब से बनाने की कोशिश करी थी, ये जो क्यूब बनाया था M20 के हिसाब से बनाने की कोशिश करेगा। अब सारे सैंपल का, जितने भी आपने सैंपल बनाए, उन सभी सैंपल के अगर डियर स्टूडेंट, अगर आपके 5% रिजल्ट केवल 20 से कम होंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन सभी सैंपल के अगर आपके 5% कम होंगे, जैसे मैं कहूं कि M20 की रेट है, इन 100% सैंपल में मान देता हूं, 100% में से आपके 95% रिजल्ट ऐसे थे, 95% रिजल्ट की जो स्ट्रेंथ थी वो 20 थी या 20 से ऊपर थी, 20 से ऊपर भी आ सकती है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, या 20 थी, तो वो हम 95% की, केवल 5% रिजल्ट थे, 5% थे। एग्जाम्पल के लिए 100 सैंपल आपने बनाए, तो 95 सैंपल की जो स्ट्रेंथ रही होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इस तरीके से अलग अलग क्यों बनाए होंगे ना, तो अलग अलग स्ट्रेंथ चेक करी, तो आपके 20 रहे होंगे, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर रही होगी 95 की, या 20 से ज़्यादा रहे होगी, 21 पॉइंट समथिंग इस तरह से। लेकिन केवल 5% रिजल्ट थे कि 20 से कम थी उनकी वैल्यू स्ट्रेंथ की, तब जाके इसको नाम दे देंगे। अगर ऐसा होता है तब जाके हम इसको विशिष्ट सामर्थ्य के रूप में कहेंगे, और विशिष्ट सामर्थ्य के हिसाब से हम पूरी की पूरी डिजाइनिंग आगे करते हैं कि हाँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब एक तरह की करेक्टर स्ट्रेंथ है, और एक करेक्टर स्ट्रेंथ जो है ऐसे वैसी स्ट्रेंथ नहीं है, इसको हमने बहुत अच्छे से चेक करके या टेस्ट रिजल्ट को दे के जो है काम कराया गया है। समझ रहे हो बात को? क्लियर समझ रहे हो? तो ये है कहानी, समझ रहे? तो इसका मतलब अब समझ आ गया होगा आपको, ये जो डेफिनेशन लिखी थी शायद आपको समझ आ गया होगा। द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड, मतलब कि आपकी करेक्टर स्ट्रेंथ एक तरह की वो सामर्थ्य है या वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जिसमें से कि पूरे सैंपल का 5% रिजल्ट का जो स्ट्रेंथ है इससे ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 5% रिजल्ट से ज़्यादा का नहीं आया था, 5% से कम का ही आया था। क्योंकि अगर 5% से ज़्यादा का आता, 10%, 11%, तो फिर उसको हम विशिष्ट सामर्थ्य में नहीं कहते, 5% तक चल सकता है। तो हम कहेंगे कि सर यही चीज़ तो हमने सीखी यहाँ पर, हमने इस तरीके से हमने सीखा कि FCK क्या हो गया यहाँ पर, FCK हम कहेंगे कि सर 5% के टॉलरेंस पर है, जबकि मैं कहूँगा FM जो मीन स्ट्रेंथ है, यहाँ पर जो मैं मीन स्ट्रेंथ कहूँगा, तो मीन स्ट्रेंथ किसके हिसाब से सर? 50% के हिसाब से। अरे समझ गए बात को? तो यही बात है डियर स्टूडेंट, जब मैं FCK की बात करूँगा तो 5% पर, और जब मैं मीन स्ट्रेंथ की बात करूँगा तो ये होगा 50% पर। ये जो आप फिगर में भी देख रहे हैं, देखें ये आपका 50% ये FM। अब मैंने ये बात तो समझ ली है कि सर FM जो है मीन स्ट्रेंथ दिस इक्वल टू FCK प्लस 1.64 कर दो या 65 भी रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पर। अब आपकी इसकी ज़रूरत कैसी है, अभी FCK ख़त्म नहीं हुआ है, FCK का यूज ख़त्म नहीं हुआ है, बस FCK की बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी है। और ये जो कर्व बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है स्ट्रेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये जो कर्व बनता है ना, ये किसके वर्सेस बनता है डियर स्टूडेंट? तो हम कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, और इधर है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट।
और ये जो कर्व है आपका, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। खैर इतना डिटेल ना हमको जानने की, ना ही रिसर्च करने की जरूरत है इस पर। तो फ्रीक्वेंसी हो गई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अब सवाल ये होता है, FCK प्लस 1.64 सिग्मा होता है। सिग्मा बार जो है एक तरह का स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्या है डियर स्टूडेंट? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर कभी एग्जामिनर पूछ ले कि बताइएगा क्या वैल्यू रहती है इनकी, तो हम कहेंगे कि सर M10 के लिए या M15 के लिए अलग रहेगा, M15 के लिए अलग रहेगी। मैं कहूँगा कि M20 के लिए क्या रहेगा, मैं कहूँगा कि M30 हो गया, या इससे ऊपर या इससे अबव, इसके लिए सिचुएशन अलग रहती हैं। तो 3 सिचुएशन को ध्यान से सुनिएगा और लिखते भी रहेगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर सिग्मा का जो वैल्यू रहेगा वो न्यूटन पर mm² में ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। किस में रहेगा दोस्तों? न्यूटन पर mm² में रहेगी, इस बात को ध्यान रखना है। अब आते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रखते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी, पहले अगर मैं M10 और M15 की बात करूँ तो 3.5 होती है। यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है 3.5 न्यूटन पर mm²। इसके लिए होता है 4 न्यूटन पर mm²। इनके लिए होता है M30 का हो, या इसके ऊपर के लिए हो जाता है 5 न्यूटन पर mm²। तो ये 5 MPa इसके लिए हो गया। 3.5, 4.0 और 5। तो डियर स्टूडेंट ये है कहानी, स्टैंडर्ड डेविएशन की कहानी भी हो गई। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, सवाल खत्म नहीं होगा। जैसे आपसे एग्जाम्पल के लिए पूछा जाए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जैसे इसको रिकवर कराने के लिए, मतलब कि कवर अप कराने के लिए, देखो आपसे बोला जाएगा बताओ भाई टारगेट मीन स्ट्रेंथ बताओ जरा। आपसे पूछा जाएगा कि बताएगा बेटा टारगेट मीन स्ट्रेंथ बताओ M30 ग्रेड के लिए। पता ही नहीं है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है। अगर पता है तो तुरंत बता दोगे, फॉर M30 द FM विल बी FCK प्लस 1.64 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमको पता है कि FCK जब उसने M20 कह दिया है, ये M30 मान के चलो आप, है ना, M30 मान के चलो, तो 30 प्लस 1.64 और M30 बोला तो 30 के लिए हमारा 5 हो जाता है यहाँ पर। इसको 5 रख देंगे, गुणा करके 5 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, FM का वैल्यू बिल्कुल आ जाएगा। तो FM इज इक्वल टू 38 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे ख्याल से। करके देखो जरा कितना आया, किसने किया हो तो बताओ। तो ये 38.2 आएगा, 38.2, और ये किस में आएगा, न्यूटन पर mm²। तो ये हैं कुछ तरीके आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने के। ये है डियर स्टूडेंट टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने के। सवाल समझ आया डियर स्टूडेंट? अभी तो शुरुआत हुई है इसकी, अभी टेंशन ना लें, FCK की अभी शुरुआत हुई है। अब हम पूछेंगे आपको कि FCK का यूज करना क्या क्या है। आपसे नेक्स्ट लेवल को जो क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे आ रहा हूं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यही था भाई, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताएगा पहला क्वेश्चन। आप जैसे देखो, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना चीज़ें, वैसे वैसे जब मैं क्वेश्चन भी आपसे कर रहा हूँ तो उन क्वेश्चन को लिखते चलो। जैसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास को बोला जाएगा, व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द FE500। बोल दिया क्वेश्चन, उसके बाद ये लिख दो, उसके आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट द रेशियो ऑफ द M7.5 और व्हाट द रेशियो ऑफ M25। तो आप बोलेंगे इसको लिख दो, दूसरा क्वेश्चन बन गया। बोला जाएगा व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड फॉर द RCC वर्क, बन गया क्वेश्चन एज पर IS कोड 456/2000, तीसरा क्वेश्चन ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाएगा, व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर द टारगेट मीन स्ट्रेंथ FM, that will be FCK plus 1.64 into standard deviation। what the value of standard deviation for the FA for the value of the standard deviation for the M30, that means 5 न्यूटन पर m²। चले, ये सारी बातें आपकी क्लियर थी, यहाँ तक सारी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मैं हेडिंग के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। तो आप लिखेंगे यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक तो हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को एक मोटे मोटे तौर पर सीख तो लिया है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, मतलब इसका यूज क्या है। तो हम लिखेंगे यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। हम इसको लिखते हैं FCK का यूज क्या है, FCK का यूज क्या है। बहुत यूज है भाई, WSM में तो इसको झमाझम बहुत सारा यूज है, छकाछक यूज है। अभी देखते चलो आप।
अब देखो जरा एफसीके का पहला यूज क्या है उस बात को समझना। डियर स्टूडेंट, एलएसएम और डब्ल्यूएसएम दोनों जगह की मैं बात कर रहा हूं, एलएसएम और डब्ल्यूएसएम दोनों जगह की बात कर रहा हूं, दोनों जगह की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। डिजाइन पर्पज के लिए भी इसका यूज होता है, आगे हमारा 2-3 जगह पर और यूज है, पहले मैं डिजाइन पर्पज की बात कर रहा हूं। फॉर डिजाइन पर्पज, फॉर डिजाइन पर्पज हमारा एफसीके का यूज क्या है। आपसे पहला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट द यूज ऑफ द एफसीके, हमारे डिजाइन पर्पज में यूज किस तरह से आप कहोगे। तो हम कहेंगे सर एफसीके जो करैक्टर स्ट्रेंथ है क्या है वो तो हम समझ गए, लेकिन यूज क्या है इस बात को समझना ध्यानपूर्वक। अब देखो यूज क्या है, समझना ध्यान से, ठीक है। यूज क्या है डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते थे डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने की, या हम बोलते थे कि सर एक्चुअली में हम कहते थे कि सर डिजाइन स्ट्रेंथ तो बात की बात है कि परमिसिबल स्ट्रेस, आपको याद होगा, आपको याद होगा मैं किसी भी बीम में, ये कोई बीम था डियर स्टूडेंट, याद करना ध्यान से, ये कोई बीम है, इसको बल्कि मैं एक काम करता हूँ दूसरे पेज में ही आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि ये कोई बीम है डियर स्टूडेंट, है ना, और इस बीम में हमारा अजम्पशन भी लगता है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, इसका मतलब होता है लीनियर डायग्राम है स्ट्रेन का, ये दोनों जगह लगता है, डब्ल्यूएसएम एज वेल एज एलएसएम, इवन प्रिस्टस कंक्रीट में भी यही लगता है। तो डियर स्टूडेंट इसमें जब लोड आता है ना, सवाल यह है कि इसमें जब लोड आता है तो कुछ ऐसा सैग होता है डियर स्टूडेंट, ऐसा सैग होता है, ये कुछ ऐसा सैगिंग आ जाती है इसमें, ये कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर टॉप फाइबर में, आप साफ तौर पे देख रहे होंगे कि टॉप फाइबर में मतलब कि ऊपर वाले फाइबर में कंप्रेशन और नीचे वाले में टेंशन आ रहे हैं। कंप्रेशन जनरेट हो रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आते हैं, टेंशन खिंचाव हो रहा है टेंशन तो टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तो हम इस चीज़ को एक फिगर के माध्यम से, एक स्ट्रेन डायग्राम के माध्यम, भाई स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो स्ट्रेन भी डेवलप होगा। अब देखिएगा यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि इधर अगर मैं कंप्रेशन कहूँ नेगेटिव में, तो इधर आपका पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, इधर आपका पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव में ले लिया आपने ऐसा, इधर लोगे ना नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये बात तो समझ आ गया कि इधर पॉजिटिव टेंशन में है, नेगेटिव कंप्रेशन में, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में तभी गया होगा जब नेगेटिव से पॉजिटिव में तभी गया होगा डियर स्टूडेंट जब आपका एक एक्सिस तो जरूर पार किया होगा, एक एक्सिस तो जरूर पार किया होगा, और यही एक्सिस कहलाती है डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखा जाए यही वो एक्सिस है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस, यही है वो न्यूट्रल एक्सिस। और हम तभी कहते थे कि न्यूट्रल एक्सिस में आपके जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं इनको बेंडिंग स्ट्रेस कहा जाता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस कब जनरेट होता है, जैसे कि मैं ये लोड लगा दूँ इसके सीजी से डायरेक्टली, ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, कंप्रेसिव हो या बैंड टेंसाइल हो, लेकिन यहाँ पर आपका डायरेक्ट नहीं लग रहा है। देखो पहले आपका नॉर्मल लोड लगा, ऊपर से लोड लगा, उसके कारण बैंडिंग जनरेट हुई, तो उसको कहते हैं बैंडिंग स्ट्रेस। इसी वजह से आपने देखा होगा ये न्यूट्रल प्लेन होता है, ऐसा प्लेन जिसमें कि स्ट्रेसेस जीरो है। अब हम बोलेंगे सर ये पूरा का पूरा जोन, इसीलिए हम कंप्रेशन इसको जोन कहा जाता है, इसको कंप्रेशन जोन इसी वजह से कहा जाता है, और ये वाला जोन जो है इसको इसी वजह से टेंशन जोन इसको कहा जाता है। हम कहते हैं कि सर हमने स्टील कंप्रेशन जोन में क्यों नहीं डाला, क्योंकि कंप्रेशन में कंक्रीट खूब मजबूत होता है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ खूब होती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म होती है, बिल्कुल खत्म। मतलब कि हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, दिस इज द 10% ऑफ इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कम काफ़ी है, हम इसको भी इग्नोर कर देते हैं। मैं कहूँगा कि इसका 3D व्यू बनाएंगे, अगर आप इसका 3D व्यू बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, यह है आपका कंक्रीट, तो हम ये वाला जो व्यू है क्रॉस सेक्शन व्यू इसकी बात कर रहा हूं। अब स्टील कहां पर डालनी पड़ेगी, इतना तो सभी लोगों को पता लग गया कि प्यारे विद्यार्थियों को हमको स्टील डालनी पड़ेगी। मैं सिंगल इन्फोर्समेंट बीम को बना रहा हूं, यहाँ पर सिंगल इन्फोर्समेंट बीम, तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो हम बोलेंगे सर बीम बार यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अब यहाँ से देखोगे तो आपको एक सिंगल लाइन दिखेगी ना ये, लेकिन जब यहाँ से देखोगे तो एक बार यहाँ पर होगी भैया, एक बार यहाँ पर हो सकती है, एक बार ऐसी हो सकती है, 3-3 बार हो सकती है। वही चीज़ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अब आपको ध्यान से देखना कि सर ये जो बीम है ये कुछ ऐसा है एक्चुअली में, ये जो बीम है पिछली क्लास में बताया था, ये मैंने बीम बताया था, ये बार ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास एक प्लेन, मैंने पहले भी कहा था कि सर एक प्लेन जो है, इस प्लेन को हम, इस एक्सिस को क्या नाम दे रहे हैं, इस एक्सिस को हम न्यूट्रल एक्सिस दे रहे हैं। और मुझे पता लग गया कि इस न्यूट्रल एक्सिस पर दो चीजें हमेशा जीरो होंगी, न्यूट्रल एक्सिस पर दो चीजें जीरो होंगी, स्ट्रेस भी क्या होगा, कौन सा स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस,
बेंडिंग स्ट्रेस हमारे क्या होंगे, बेंडिंग स्ट्रेस 0, बेंडिंग स्ट्रेन भी क्या है 0 है, क्योंकि कोई वहां पर स्ट्रेन नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि सर एक्चुअली में वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अगर मैं बात करूं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अगर मैं बात करूं, अब देखो आपके दिमाग में एक चीज क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये न्यूट्रल प्लेन है, ठीक है, हमको पता है कि इसके ऊपर का जोन जो है कंप्रेशन जोन है, इधर वाला जोन जो है टेंशन जोन है, ये टेंशन में रहेगा। हमें पता है एक बात को, कि मैंने एक बात लिखानी है आपको, कंक्रीट हैज, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख देना एक पॉइंट देख लीजिए साफ तरीके से, कंक्रीट हैज 10% ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कि कंक्रीट में उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10% उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ जरूर होती है। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर सच बात देखें आप, तो बेटा ये वाला जो जोन है ना, इतना पार्ट, ये 10% में अंदाजे से बता दे रहा हूं, कंप्रेशन जोन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जोन है पूरा, ये पूरा टेंशन जोन है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है जी, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है, पूरा कंप्रेशन जोन है। हमें ये जरूर पता लग गया एक्चुअल तौर से, रियलिटी में ये जो कंप्रेशन जोन है, सॉरी ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसके नीचे 10% लगभग हमको पता है एक्चुअली में कहीं ना कहीं कंक्रीट प्रतिभाग कर रहा होगा, स्ट्रेसेस ले रहा होगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इस एरिया को हम क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नेग्लेक्टेड कर देते हैं। दिस एरिया, कंक्रीट एरिया, दिस एरिया इज नेग्लेक्टेड, क्या कर देते हैं, इस चीज को हम नेग्लेक्टेड कर देते हैं, इट इज नेग्लेक्टेड। हमें पता है ना कि कहीं ना कहीं कंक्रीट जो है इस टेंशन जोन में भी प्रतिभाग कर रहा होगा, लेकिन हम इसको हटा दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर इतना पार्ट लेने के बाद भी हटा दे रहे हैं, तो यहां भी तो जो कंक्रीट होगा इसको तो पूरा इग्नोर ही कर रहे होंगे फिर तो ये सारा का सारा ये पार्ट कंक्रीट जरूर होगा, यहाँ ऑब्वियसली होगा, लेकिन इसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ जो कंक्रीट होगा इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं, तो भैया खत्म हो गई बात। इसीलिए डियर स्टूडेंट आगे जाके हम जो है इसको नेगलेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर ध्यान से समझना, इग्नोर कर दिया। अब देखिएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हमारी स्टील बार है, हम ये कहते हैं कि जो टोटल फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि टोटल फोर्स जो एक्ट होता है क्योंकि नीचे आपका केवल क्या है, नीचे क्या है, केवल स्टील है, क्योंकि कंक्रीट वैसे भी हमने इग्नोर कर दिया दिमाग से, तो इसको हम सीजी से लेके चलते हैं। फिर इसके सीजी नीचे का कंक्रीट हम क्रैक मान के चलते हैं कि टूट चुका है, क्रैक मान के चलते हैं, वो हम सेफ है एक्चुअली में। तो ये हम यहाँ पर ऐसे कर दिए, तो डियर स्टूडेंट ये बन गया हमारा स्ट्रेन डायग्राम, कुछ ऐसा बनेगा इसका स्ट्रेन डायग्राम, आपको याद होगा कुछ ये कुछ इस तरह का, ठीक है ना, स्ट्रेन डायग्राम। और स्ट्रेस डायग्राम भी तुम्हारा कुछ ऐसा ही बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सिस पर मैं अलग से बना देता हूं, हटा दो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम WSM में ऐसे ही बनता है। ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है और ये आपका मतलब कि ये स्ट्रेस डायग्राम है, ये स्ट्रेन डायग्राम है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे सेम बनते हैं स्ट्रेन, और ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। अब स्ट्रेस डायग्राम की कहानी, इसको हम लिखते हैं सिग्मा ST अपॉन M, M क्यों लिखते हैं उसके बारे में आऊँगा मैं अगली क्लास में। यहाँ पर आपका सिग्मा CBC होता है डियर स्टूडेंट। अब सिग्मा CBC क्या है, इस बात को समझना। सिग्मा CBC क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट। आप बोल रहे हैं सर इतना लंबा नाम क्या था, याद रखेंगे बेटा, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिग्मा CBC ये जो बनाया गया है ना, इसी तरह से बनाया गया कि आपको याद हो, C फॉर कंप्रेसिव, B फॉर बेंडिंग, C फॉर कंक्रीट, खत्म। सिग्मा ST परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील, या बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है ना, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस कर देना वहां पर। अब देखिएगा ये बात तो सच है भाई कि न्यूट्रल एक्सिस ये है, ये क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस है, ये क्या है दोस्तों, न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये पूरा कंप्रेशन जोन है कि नहीं, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पूरा टेंशन जोन है, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेस तो यही है ना, तो इसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट सिग्मा CBC हमने बोल दिया है। तो इस सिग्मा CBC का यूज होता है यहाँ पर, देखिएगा कैसे। जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट सिग्मा CBC निकालने के लिए डिजाइन पर्पज में, तो इसका यूज होता है कैसे, ध्यान से समझना।
सिग्मा सीबीसी हम मान लेते हैं कि हमारी मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है ऐसा है। भाई एक बेसिक तरीका है किसी भी आपके स्ट्रक्चर में कितना परमिसिबल स्ट्रेस आए। मेरा स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक स्टील और एक कंक्रीट, दो चीजों से मिलकर बना है, एक स्टील और एक कंक्रीट। हम जानते हैं कि कंक्रीट की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, उसको हम एक नाम दे रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि ऐसे फालतू फालतू ले रहे हो, उसको भी हमने जांच परख करके ले रखा है, और उस जांच परख वाली स्ट्रेंथ को हम कह रहे हैं क्या, एफसीके उसको बोल रहे हैं। उस जांच परख वाली स्ट्रेंथ को कह रहे हैं एफसीके। लेकिन डियर स्टूडेंट ये एफसीके भी तो एक तरह से 5% का टॉलरेंस हमने उसमें भी लिया है ना, वो भी तो 100% नहीं है कि 5% कम ही है ना, 90% 95%, लेकिन 5% तो उससे कम ही है। तो उसके लिए हम कुछ सेफ्टी लगाते हैं फिर। तो डियर स्टूडेंट जब हम सेफ्टी लगा देते हैं यहां पर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम कर देते हैं यहां पर FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस स्ट्रेंथ पर, तब जाके हमारा एक परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी कि हाँ इतनी स्ट्रेस की वैल्यू ये परमिट है इसमें। समझ गए बात को? फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारी स्ट्रेंथ एफसीके है, उस पर हमने कुछ फैक्टर ऑफ, जैसे मैं कहूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरी 20 है भाई, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरी कोई वैल्यू हो गई, मान ला 3 होती है, तो 20/3 तो 7 पॉइंट समथिंग, तो ये मेरा एक्चुअल में परमिसिबल स्ट्रेस। अब ऐसा नहीं है कि 20 की स्ट्रेंथ है तो इतना ही इसमें कह दोगे कि भाई इतना स्ट्रेस इसमें झेल सकता है, नहीं, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के अब बोलेंगे कि 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी परमिसिबल लिमिट है, इतना तक इसमें लोड ये झेल सकता है कंक्रीट। तो ये होती है आपकी करेक्ट परमिसिबल स्ट्रेस। नाम से लग रहा है यार, नाम से लग रहा है परमिसिबल का मतलब है कितना परमिट इसमें करा सकते हो, स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस इसमें परमिट करा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, ये फॉर्मूला बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है, इसको हल्के मत लेना। देखो कैसे, ठीक है ना, देखना ध्यान से। एक सेकेंड ना, चलो ये है, ये बन गया भाई फॉर्मूला एफसीके अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना, बन गया। लेकिन WSM में डियर स्टूडेंट, इन WSM मैं WSM की बात कर रहा हूँ, ये WSM की बातें हुई है यहाँ पर, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इधर, आपको तकलीफ नहीं होगी फिर। ये सब मैं अभी बात कर रहा हूँ WSM की, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने यही कुछ किया था, सिग्मा सीबीसी इक्वल टू एफसीके करेक्ट स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब WSM में क्या हुआ ना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया, इसमें कुछ नहीं कहा गया कि मटेरियल की सेफ्टी है, जैसे हम LSM में कहते हैं। तो LSM में डिजाइन स्ट्रेंथ अलग ली गई, डिजाइन लोड अलग लिया गया, डिजाइन स्ट्रेंथ पर भी आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया गया, डिजाइन लोड पर भी लिया गया। डिजाइन स्ट्रेंथ पर आपको याद भी होगा, जब हम मटेरियल स्ट्रेंथ निकालते थे, मटेरियल स्ट्रेंथ पर सेफ्टी लगाते थे, जिसको हम कहते थे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। LSM याद आ रहा है, जिसमें हम कंक्रीट के लेते थे 1.5, स्टील के लेते थे 1.15, उस पर आऊंगा मैं आगे। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा है नहीं, यहां पर डायरेक्टली बोल दिया कि FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिस इज इक्वल टू 3, क्या बोल दिया, 3 बोल दिया। अब देखो एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं फॉर M20, फॉर M15 कह देता हूं, पहले M15। मुझे बता, ये तुम्हारा टेबल दिया भी रहता है जब आप डिजाइन वाले क्वेश्चन करते हो ना, तो वहां पर ये टेबल दी भी रहती है, लेकिन ये तुम्हारा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है। जैसे मैं कहूँ M15 के लिए बताओ भाई सिग्मा सीबीसी, तो हम कहेंगे कि सर सिग्मा सीबीसी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एफसीके जो होता है 15 होता है, बट ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 5 MPa। देखा भी होगा आपने कई दफा ही। जैसे मैं कहूँ कि M20 के लिए बताओ, फॉर M20 बताओ, तो हम बोलेंगे सर सिग्मा सीबीसी क्या होता है, ये होता है सर 20/3, तो 7 या 21, तो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लगभग हम इसको भी लेते हैं, तो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैं कहूँगा M25 के लिए बताओ, तो M25 के लिए सर, M25 के लिए हो जाता है सर सिग्मा सीबीसी इज इक्वल टू, हम कहेंगे कि सर 25/3, तो 8 या 24, लगभग 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैं कहूँगा सर M30 के लिए बताओ, तो M30 के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा सीबीसी हो जाएगा सर 30/3, दैट मीन्स 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये है कुछ तरीका, ये है डियर स्टूडेंट आपका तरीका, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, समझ गए बात को। तो ये सिग्मा सीबीसी, ये WSM में
आपका यूज करना मैंने सिखाया है। WSM में मैंने आपको LSM का यूज मतलब कि इसका यूज करना आपको सिखाया है कि हाँ इस तरीके से यूज किया जाता है FCK का। आप बोलेंगे FCK का यूज कैसे किया जाता है डिजाइन पर्पज के लिए WSM में, तो हम कहेंगे FCK का यूज कुछ इस तरीके से किया जाता है। समझ गए? अरे कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। अब आता हूँ डियर स्टूडेंट आगे की कहानी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, भाई ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछता हूँ मुझे बताओ जरा LSM में, मैं आपसे पूछता हूँ कि जरा LSM में बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे कि नहीं बताओगे? बता दोगे? बता देंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे। बस तो LSM हमने अलग से पढ़ना, एक सेकेंड, चलो ठीक है ओके। अब देखो इधर LSM में आते हैं। जैसे मैं कहूँ फॉर इन LSM मैं पढ़ क्या रहा हूँ, यूज ऑफ दी FCK। LSM में क्या होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना। LSM में एक्चुअली में जब हम स्ट्रेन डायग्राम की बात करते हैं ना, स्ट्रेन डायग्राम या स्ट्रेस डायग्राम की, तो आपने एक कर्व जरूर पढ़ा होगा ऐसा, और पढ़ोगे भी आगे। अभी LSM में मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जरूर, टेंशन ना लो। तो यहाँ पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो बनता है कंक्रीट के लिए, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर दी कंक्रीट, ध्यान से सुनते रहेगा। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ये क्या है? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इन LSM के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा बनता है डियर स्टूडेंट, शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो ध्यान से देखते रहेगा। ऐसा और फिर ऐसा, ये क्या हो गया सर? यहाँ से फिर ऐसे जाओगे स्ट्रेट और फिर ऐसे जाओगे, है ना? ये क्या हो गया सर? तो ये जो वैल्यू है एक्चुअली में ये स्ट्रेन की, तो ये होती है 0.002, और ये जो मैक्सिमम स्ट्रेन है यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू है सर, ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये है 0.0035, ठीक है ना? ये है 0.0035, ये वाली जो वैल्यू मैं कह रहा हूँ। अच्छा सर ये स्ट्रेस की वैल्यू समझा सकते हो? स्ट्रेस की वैल्यू समझा सकते हो? क्यों नहीं समझा सकते यार? अरे स्ट्रेस की वैल्यू पहले भी रही होगी आपकी, एक और अगर आप बना दें, पहले आपका FCK रहा होगा, फिर आपका 0.67 ऑफ FCK, 0.67 टाइम्स ऑफ FCK लिया, फिर उस पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया गया, फिर उस पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया गया। चाहे तो आप देख, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, यहीं पर दिखा देता हूँ। ये लो, ठीक है? क्या कहने का मेरा मतलब है यहाँ पर? मेरा कहने का मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमारी जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ, जो मटेरियल स्ट्रेंथ हम लेते हैं कंक्रीट की, तो हम पहले तो FCK लेते थे ना, लेकिन इसमें हमने क्या किया, इस पर और सेव किया, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया। डिजाइन पर्पज के लिए LSM में क्या कहता है, जब हम LSM पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो LSM में डिजाइन पर्पज के लिए हम FCK ना लेकर उसको और कम कराते हैं। ध्यान से सुनो, क्यों कम करा रहे हैं? कम करवा नहीं रहे हैं, बल्कि कम आकलन में ले रहे हैं। मान लेते हैं कि मेरी मटेरियल की स्ट्रेंथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, लेकिन उसको हम 0.67 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो कम करवा के चल रहे हैं कि हमारी जो कैपेसिटी है कम आकलन में ले रहे हैं, जिससे कि आगे भविष्य में लोड आए उसी हिसाब से। पता लग रहा मैंने आकलन में 20 डाल दिया कि हम खुश हैं कि 20 का मेरा स्ट्रेंथ है, भविष्य में तुरंत लोड आ गया, ज़्यादा फेलियर हो जाएगा ना, इसलिए हम आकलन में ले रहे हैं। जैसे कि एक्चुअल में 20 है मान लेते हैं, हम एक्चुअल में थोड़ा सा उसको कम ले रहे हैं, 17 ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर लोडिंग चलेगी। समझ रहे हो? आकलन अब कम कैसे कराए, तो डिजाइन पर्पज के लिए मैंने कहा इसको 0.67 FCK लिया, लेकिन अभी थोड़ी खुशी भी है, यहाँ पर भी नहीं हुआ, हमने क्या किया, इसको आगे क्या किया, इसको थोड़ा सा और काम करा, इस पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया। कैसे? हमने क्या कहा कि 0.67 FCK अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट मीन्स द 1.5, और यही जाके तब बना क्या, यही तो बनता है 0.45 ऑफ FCK। कहने का मतलब समझे? इस मैक्सिमम स्ट्रेन की जो वैल्यू है ना, मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 पर इतना स्ट्रेस है आपका, और 0.0025 ये तुम्हारा कहाँ है, देखिएगा ये वाला जो जोन है इधर आपका, अभी मैं आपको इसको फिगर को समझा रहा हूँ, ये वाला जोन आपका रेक्टेंगल है, मतलब कि लीनियर है, लीनियर है, रेक्टेंगल बोल लो आप, लीनियर बोला जाता है वैसे, ये है आपका लीनियर,
रेक्टेंगल जोन, ठीक है। और ये वाला आपका जो जोन है आपका पैराबोलिक, पैराबोलिक। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट, जब हम पढ़ते थे एलएसएम का फिगर भी आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। ये स्टील का जोन है, ये तुम्हारा एलएस वो है न्यूट्रल एक्सिस। आपको याद होगा यहां से ऐसा कुछ बनाते थे आप। स्ट्रेन डायग्राम तो आपका यही होता था सेम, स्ट्रेन डायग्राम में कोई छेड़खानी नहीं है। ये होता था मैक्सिमम स्ट्रेन 0035, मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंक्रीट एट द मोस्ट एट टॉप मोस्ट फाइबर। यहाँ पर होता था मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द स्टील। और जब हम बात करते थे यहाँ पर स्टील स्ट्रेस की, स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसे बनता था, स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसे बनता था डियर स्टूडेंट, याद है? कुछ नहीं है, ऐसा बनता था मैक्सिमम स्ट्रेस। ये जो होता था मैक्सिमम स्ट्रेस स्टील 0.87 Fy होता था। कहाँ से आया ये भी बात करूंगा। और ये जो डायग्राम बनता था ना, इसी में खेल है। ये डायग्राम कुछ ऐसे बनता था डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा ये डायग्राम कुछ ऐसे बनता था, ये कुछ इस तरह से। कैसे बना था ये बताया आपको? नहीं बताया सर। देखो हम कहते थे कि जहाँ पर ये जो स्ट्रेन है ये होता था 0.002, और ये कहाँ पर है? जहाँ पर आपका रेक्टेंगल से, ये वाला जोन आपका रेक्टेंगल और ये वाला जोन आपका पैराबोलिक। तो जिस जगह पर, जिस स्ट्रेस की वैल्यू पर वो स्ट्रेन डायग्राम 0.002 से बढ़ रहा है, तो इसके बाद आपका लीनियर। और यहाँ पर देखें तो आप देखेगा 0.002 के बाद आपका लीनियर, 0.002 से नीचे पैराबोलिक। ये बात समझ आ गई आपको कि 0.002 से नीचे आपका पैराबोलिक है क्या, ये इतना पार्ट स्ट्रेस में, इसके ऊपर आपका लीनियर है। तो यही चीज़ तो बताया मैंने। और ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो आता है 0.45 ऑफ FCK आता है, 0.45 ऑफ FCK मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट। अब ये कहाँ से आता है, ये बातें आपको मैं बताऊंगा आगे, देखिएगा। यहाँ पर बता देता हूँ मैं, कहाँ गया, ये यहाँ से आता है, यूज ऑफ FCK। हमने कहा कि सर यहाँ पर जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस आएगा, हम इसको डिजाइन स्ट्रेंथ भी लिखते थे। क्या लिखते थे? डिजाइन स्ट्रेंथ भी लिखते थे। डिजाइन स्ट्रेंथ या परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट ऐसे भी बोल सकते हैं, और लिखते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है ना, इन कंक्रीट। तो क्या बोला मैंने सर? डिजाइन पर्पज के लिए हम 0.6 लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये LSM की बातें हो रही हैं भाई। इन डिजाइन पर्पज the characteristic strength of the concrete is taken as 0.67 of FCK, not only FCK, this is the 0.67 times of FCK upon the partial factor of safety। क्या लेते थे? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और आप तो जानते ही हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी FFOS, P फॉर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है किसके लिए? कंक्रीट के लिए, याद ही है सबको यार। और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके लिए? स्टील के लिए 1.15, स्टील के लिए इतना है। इन वैल्यू को याद रखें। चलिए, तो हमने क्या किया था, इसके बाद हमने रखा इसको 0.67 FCK अपॉन, हम क्या करते थे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 रखते थे। तो आप क्या करोगे, इन दिस अपॉन दिस करोगे तो यही वैल्यू आती है आपकी 0.446 समथिंग आता है। तो इसी को हम लिख देते थे 0.45 FCK, 0.45। तो यही है वो परमिसिबल स्ट्रेस जो आप ऐसे लेते हैं ना, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेते हैं ना यहाँ पर, ये यहाँ पर, कहाँ पर, ये, तो ये है वो 0.45 FCK। समझ गए? ये है वो। तो मुझे बताओ ये समझ आया? इसका यूज करना आपको आया? अभी तो आपके बहुत सारे क्राइटेरिया, अभी तो बीम की ही बातें खत्म नहीं हुई। जैसे बीम की सारी विशेष बातें आपकी खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद हम आएंगे किसमें, कॉलम में या स्लैब में, क्योंकि स्लैब में आएंगे। स्लैब जो है कनेक्टिविटी है इसके साथ। जैसे स्लैब खत्म हो जाएगा तो कॉलम की बहुत विशेष जानकारी आपको देनी है। पेडेस्ट्रल क्या होता है आपसे पूछ लेगा, अभी बताओ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द पेडेस्ट्रल एंड कॉलम। पता ही नहीं है, पेडेस्ट्रल सुना ही नहीं होगा, पेडेस्ट्रल क्या होता है ना। तुरंत बेहाड़ याद रखना है। स्पेसिंग कैसे रखोगे किसी टाई बार के लिए कॉलम में, है ना। तो ये सारी बातें आप पढ़ते रहो, हर एक लेक्चर को देखते रहो, फुर्सत से बढ़िया से पढ़ते रहो, आपका हो जाएगा, ठीक है।
तो आज की क्लास को तो मैं यहीं पर करता हूँ समाप्त, ठीक है। और इस सभी सिचुएशन इसको कंडीशन को ध्यान से पढ़ें। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 में मैं आपको इसके आगे की बातें बताऊंगा, और आगे की बातें जो होंगी इससे भी इंपॉर्टेंट हैं। और वो क्या है? डियर स्टूडेंट, 3 तरह के इलास्टिक मॉडुलस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी, एक होता है सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके बारे में आएंगे। एक आता है टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमारा क्रिफ इफेक्ट कैसे लिया गया, WSM में क्रिफ इफेक्ट को कंसिडर कैसे किया गया, और जब इग्नोर किया गया था तो वो क्यों इग्नोर किया गया था, वो सब बातें आएंगे। साथ ही साथ अगर कंसिडर किया है तो उसको कंसिडर किस रूप में किया गया है, WSM मेथड को क्यों हम मॉडुलर रेशियो मेथड भी कहते हैं, क्यों इसको इलास्टिक मेथड भी कहा जाता है ना। क्या ये इलास्टिक मेथड है तो क्यों है, क्या इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, क्या इसके कुछ फ़ायदे हैं, तो ये सब तमाम बातें अभी आपको अगली क्लास में सीखना है कि WSM जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, क्या इसके ड्रॉबैक हैं उसके, या कुछ फ़ायदे हैं, LSM को ही हम यूज क्यों कर रहे हैं आजकल, ठीक है, या प्रीस्ट्रेस कंक्रीट को ही क्यों यूज आगे हम कर रहे हैं। तो प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की जानकारी होना भी आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा का इंटरव्यू दे रहे हैं या AE का दे रहे हैं। बेटा आजकल नाउ अ डे एज अ सिविल इंजीनियर आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, जो नई आपके मेथड अप्लाई हो रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी डिज़ाइन के लिए, तो वो हमारी जानकारी में होनी चाहिए। अभी आपसे पूछ ले कि जो भी फ्लाईओवर बन रहे हैं, मोस्टली हमारे देहरादून अगर मैं बात करूँ इधर, तो जैसे फ्लाईओवर बन रहे हैं तो वो आपके प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के पोस्ट टेंशनिंग मेथड से बन रहे हैं। तो पोस्ट टेंशनिंग मेथड से वो गडर बन रहे हैं उनके। अभी पोस्ट टेंशनिंग मेथड क्या होता है, प्री टेंशनिंग मेथड क्या होता है, तो जानकारी आपको सब रख के जानी है। अपने नॉलेज को, भाई आपके हाथ में क्या है बताओ। आप जो है अगले 10, 15, 20 दिन बाद जो है इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपके हाथ में क्या है, केवल नॉलेज है कि नहीं, केवल नॉलेज है, यही तो है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ इंटरव्यू आप वहाँ जो है फ़ोन करोगे कि हाँ भाई मेरे से यही क्वेश्चन पूछना, ऐसा तो है नहीं ना, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो इसलिए आपके हाथ में ये है कि मैं जितना ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकूँ, जितना एनहेंस कर सकूँ, उतना करो, दिन रात बैठो। मैंने कहा भी था आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी ने, बहुत कम लोगों ने वो वीडियोज़ देखी होंगी। जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है तो कुछ तो सोच के कह रहा हूँ, क्या रहा है बताओ जरा, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं मेरी, सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ सर हमने टेस्टिंग की वीडियो देख लिया आपकी, सीमेंट टेस्टिंग की बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत मज़ा आया। जरूर कमेंट में बोलें। ब्रिक की टेस्टिंग आपने बहुत अच्छे से समझा, जिन लोगों ने देख लिया जरूर जो है फीडबैक दें। कंक्रीट पर टेस्टिंग समझाया था आपने, वो बहुत अच्छे से देख लिया। एग्रीगेट पे समझाया, पेमेंट मटेरियल जो है बिटुमेन पर समझाया, है ना। हाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनको जो है आप कर देना, उसके बाद कमेंट में लिखो कि हाँ सर हो गया हमारा इतना, तो समझ गए। तो आगे मैं ऐसे ही आपका पार्ट नंबर 5 में इसी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आगे है WSM LSM का, उसको लेके आऊँगा, ठीक है। और अपना उत्तराखंड का नॉलेज भी एनहेंस करते रहो, उत्तराखंड की जानकारी, क्योंकि इंटरव्यू में आपके जहाँ पर जिस प्रदेश में आप नौकरी करोगे उस प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए आपको। कितने मंडल हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, कितने डैम हैं, क्योंकि भाई सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर आपको डैम की जानकारी होनी चाहिए। टिहरी डैम है, भाखड़ा, ये तुम्हारा डाक पत्थर वाला डैम है ना। ऐसे उत्तरकाशी में बहुत सारे डैम हैं, कोटेश्वर बांध है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सभा में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।